Hello students, welcome to MS classes. Today we are discussing chemistry and this is lecture number 2 of chemical kinetics. ठीक है, lecture number 1 chemical kinetics पे हमने study किया था the rate of reaction, what is rate of reaction, how it is evaluated and what are the various factors जो कि हम एक ग्राफ में देखते हैं which describes the rate of reaction. ठीक है, उसकी डिपिक्शन देखी थी हमने एंड रेट ऑफ रिएक्शन से क्या इंटरप्रिटेशन है ये सब हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में, और कैसे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स बनाते थे. ठीक है, क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमने लेक्चर 1 में देखा था. ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा हुआ है तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए एंड देन लेक्चर नंबर 2 सुनिएगा, जिससे आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी चैप्टर की. ठीक है, सो I hope you are ready with all your notebooks and you are able to take the notes. ठीक है, नोट्स लिखते जाइए, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ क्विक रिकैप लेंगे. ये क्वेश्चन हमारा सब कुछ रिवाइज करवा देगा जो भी हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन. द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 carbon tetrachloride at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter. Concentration क्या होती है? Molarity. ठीक है, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 moles per liter. The reaction takes place according to the equation. तो हमको एक balanced chemical equation दी हुई है. What we have to find? We have to find the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds, and what is the rate of production of NO2 during this period. ठीक है, तो hours, minutes and seconds का इतना बड़ा इश्यू नहीं है. ठीक है, हम SI यूनिट में चलेंगे. मोस्टली जो भी क्वेश्चंस हमको आते हैं वो हमेशा एसआई यूनिट में हमसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, आवर्स और मिनट्स की कंप्यूटेशन करना क्लास 12th के बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि उसको हम बोले कि अब इसका आवर्स में बताओ, मिनट्स में बताओ, सेकंड्स में बताओ. ठीक है, बेसिक वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, केमिस्ट्री अप्लाई कर पा रहा है, वो देखना है. ठीक है, टाइम के कंसेप्ट चेक करने वाली उसकी उम्र अभी गई. स्टार्ट करेंगे. हमसे मांगा क्या गया है? हमसे मांगा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है. दिस शुड बी बैलेंस्ड. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी इक्वेशन होगी दैट शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सभी टर्म्स में डिवाइड करते हैं बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स. ठीक है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं उसमें कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 moles of N2O5 would decompose to give 4 moles of NO2 and 1 mole of oxygen. ठीक है, उसने बताया कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 is 2.33 moles per liter. After 184 minutes it became 2.08 moles per liter. ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी 2.33 से 2.08 हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमसे वो चाहते हैं टू एवेल्युएट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, बाकी में भी अगर मैं लिखूं तो क्या होएगा? रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो एवरेज रेट -1/2 होएगा N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू होएगा 1/4 टाइम्स NO2 अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, ये सबके टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है, N2O5 के लिए 1/2 करेंगे विद अ माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है. 1/2 क्यों? क्योंकि इसका 2 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. NO2 के लिए NO2 बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 उसका कोएफिशिएंट है स्टोइशियोमेट्रिक. एंड O2 के केस में कुछ भी नहीं है, इसलिए सिंपली कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम. एवरेज रेट हमको पूछा है और कॉन्सेंट्रेशन जो दी हुई है वो N2O5 की दी है. तो एवरेज रेट क्या आएगा? -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन N2O5 डिवाइड बाय टाइम. चेंज इन, तो माइनस साइन लिखा. चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, डिवाइडेड बाय 184 टाइम है.
टाइम को हमने किस में कन्वर्ट किया, एसआई यूनिट में, सेकेंड्स में। ठीक है, अगर आपको इसको मिनट्स पे ही निकालना था तो 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर आवर्स पे निकालना है तो इसको फर्दर डिवाइड बाय और 60 कर देंगे। ठीक है, इतनी ये बिल्कुल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है टाइम की। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.13 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो सेकेंड है वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उन्होंने पार्ट पूछा है वो बोला है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन रेट पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है। तो प्रोडक्शन रेट क्या होगा? प्रोडक्शन रेट तो सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1/4 टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। ठीक है, ये 1/4 क्यों? क्योंकि उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4। लेकिन जो प्रोडक्शन रेट है, जिस रेट से वो प्रोड्यूस हो रही है, वो तो सिंपली उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, इक्वल टू 1/4 टाइम्स रेट ऑफ प्रोडक्शन। 4 को हम ऊपर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमको क्या आएगा 4 टाइम्स 1.13 10⁻⁻5। इसको कैलकुलेट किया तो 4.52 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगी? प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2। ठीक है, ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि प्रोडक्शन रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो प्रोडक्शन रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन टाइम। तो वो क्या हो जाएगा? सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 कितना है? वो है 1.13 10⁻⁻5। और अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होएगा? सिंपली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। यही होगा ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन N2O5। ठीक है, तो ये क्या होएगा? ये आप यहां से निकाल पाओगे, एवरेज रेट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जब भी हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? एवरेज रेट। लेकिन अगर हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करते तो हमको आता है या तो रिएक्टेंट्स के केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट्स के केस में रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाने से हमको रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस आएगा। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, so now we'll discuss the dependency of the rate of reaction on various factors. ठीक है, the first of all is the dependency of the rate of reaction on the concentration of the reactants. ठीक है, जो concentration of the reactants के ऊपर rate of the reaction कैसे डिपेंड करता है। अपन को पता है कि अपन के पास reactants होने चाहिए, अगर reactants अपन के पास ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली रिएक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वेयर A B C D आर दी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए A B C D अपन लिखेंगे। अब अगर A एंड B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होगी नहीं, अगर A और B आप डालेंगे नहीं तो C और D बनेगा ही नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट होते ही जो उसका रेट होएगा, कि वो जल्दी से रिएक्शन होएगा कि वो धीरे धीरे होएगा, डिपेंड करेगा इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, उसको गवर्न करता है रेट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेट लॉ नोट करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट करता हूं। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है? द रेट लॉ is the expression in which the rate is given in the terms of molar concentration of the reactants. ठीक है, molar concentration of the reactants, which are in which each term is raised by the power, raised by some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient. अब जो ये x और y है, जैसे हमने रेट में क्या किया था, रेट कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करते थे बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यहां पर लेकिन रेट जो हम निकाल रहे हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर्स।
सिंपल सा, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर। अब ये जो पावर है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। ये हो सकता है कि ए और बी के बराबर हो सकता है ए और बी के बराबर ना हो, ये भी हम देखते हैं ऐसा क्यों है। ये रेट ऑफ रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है, रेट लॉ की। उसके बाद आती है डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म क्या, जब हम रेट को लिख देंगे माइनस डी आर बाय डी टी। माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स हमेशा घट रहे होते हैं, इसलिए माइनस डी आर बाय डी टी। माइनस डी आर बाय डी टी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लिखेंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एक्स एंड वाई के लिए। अब ये जो एक्स एंड वाई वैल्यूज हैं ये एक्सपेरिमेंटली हम इवेलुएट करते हैं। अगर ए एंड बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ए की जो पार्टिसिपेशन है बहुत नॉमिनल हो, या हो सकता है बी की पार्टिसिपेशन है वो बहुत नॉमिनल हो, या हम ये बोल सकते हैं कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, या हो सकता है बी की जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ ए से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए लिखना पड़ रहा है स्टोइचियोमेट्रिक, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में थोड़ी सी क्वांटिटी डालने से ही सब पूरा फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O है और यहाँ पर NaCl है, थोड़ा सा NaCl डालने पर ही पूरा पानी नमकीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हो सकता है आपको यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ लगाना पड़े। यहाँ पर नहीं लगाना पड़ रहा कि NaCl प्लस H2O है, तो आपको कुछ लगाना नहीं पड़ रहा, सिंपली रिएक्टेंट्स अपन को प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कई ऐसी जगह है जहां पे हमको ये आ रहा है, अभी हम वहां पे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। दिस एक्स एंड वाई आर एक्चुअली द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज विच आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट हो रहा है बाय द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। भले ही यहाँ पर 2 लिखा हो, लेकिन वो 2 के मतलब कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर से वेरी नहीं कर रहा होगा, तो हम वहां पर 2 नहीं लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर 2 लिखा हो, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के क्यूब से अफेक्ट हो रहा हो, तो हम वहां पे 3 लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक्स और वाई का ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर एक्स और वाई ए और बी के इक्वल हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होएगा, ठीक है। तो हम ये जान रहे हैं कि इक्वेशन से हम सिंपली रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम क्या सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू है ही नहीं। जैसे कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिकली अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती थी तो हम रेट निकाल लेते थे, 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम करके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर रेट लॉ लगा पा रहे हैं क्या? नहीं लगा पा रहे, क्योंकि एक्स और वाई इस इक्वेशन से नहीं पता चलती, एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन विदाउट एक्सपेरिमेंट। थियोरेटिकली आप डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एग्जाम्पल 2NO प्लस O2 gives 2NO2, ठीक है। 2NO प्लस O2 gives 2NO2। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है, ये सारी एक्चुअल वैल्यूज हम बता रहे हैं, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है वो है K टाइम्स NO2 रेज टू पावर 2 O2 रेज टू पावर 1। यहां पर एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि जो X और Y है वो अगेन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है। जो X है वही A है, जो Y है वही B है, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंटली हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, CHCl3 प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस HCl। अब यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है उसमें K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 टाइम्स क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ, ठीक है। आप देख सकते हो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 5, यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 5, यहां पर हाइड्रोजन 1, यहां हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, कार्बन 1। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है,
तो यहाँ पर ए और बी कितना है 1 और 1, लेकिन यहाँ पे x एंड y कितना है, x है 1, y है 1/2। तो ये 1/2 कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया कि जब जो भी रेट है वो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन के रूट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स इथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल। ठीक है, यहां पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन की अगर इक्वेशन लिखें तो K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू पावर X एंड Y। अब यहां पर X कितना है, A कितना है 1 और B कितना है 1, लेकिन X और Y कितना है, X है 1 एंड H2O की पावर है 0, मतलब वो H2O की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। रेट ऑफ रिएक्शन में H2O का टर्म है ही नहीं। ठीक है, भले यहां पर B1 है लेकिन यहां पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा कि हो सकता है कि A और B X और Y के बराबर हो, तो ये कोइंसिडेंस है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर B1 दिख रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेट चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने बताया कि नहीं, सिर्फ रूट से ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन से उसको फर्क पड़ रहा है, लेकिन रेट के टर्म में H2O है ही नहीं, मतलब आप H2O डालो या नहीं डालो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सुनने में बहुत ही एब्सर्ड लगता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ X एंड Y होती है। ठीक है, तो आप रेट लॉ डायरेक्टली इक्वेशंस देख के रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। लोग एग्जामिनेशन में भी यही करते हैं, एक्स और वाई क्वेश्चन में दिया होता है उसको रीड नहीं करते, डायरेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उठाते हैं और ए एक्स और वाई की जगह पे ए भी लिख देते हैं। इसीलिए हम ये फॉर्मेट याद करेंगे एक्स एंड वाई का, या कई बुक्स में यहाँ पर डायरेक्टली ए और बी लिख देते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे ए और बी लिख दोगे तो आप यहाँ पे भी ए और यहाँ का ए और यहाँ का बी समझ बैठोगे, तो ये आंसर आपके कभी सही आएंगे ही नहीं और ये इक्वेशन हमेशा ही गलत होगी। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट कम्स द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, हमने देखा कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास जो कि भले ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, स्टिल रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हम उससे नहीं डिराइव कर सकते, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, K टाइम्स रेट कांस्टेंट, K क्या है, रेट कांस्टेंट, टाइम्स concentration of A raised to power X and concentration of B raised to power Y। A और B क्या है, reactants है। ठीक है, हम concentration of reactants की बात कर रहे हैं। X और Y जो है ये values हम experimentally निकालते हैं। ठीक है, order of a reaction होगा, वो होएगा the sum of the powers of the concentrations of the reactants। ठीक है, जो reactants की जो powers हैं उनका sum। ठीक है, तो order of the reaction क्या होएगा, X plus Y। अभी हमने अपने लास्ट में देखा था, जो एग्जांपल्स हम देख रहे थे उसमें NO और O2 के एग्जांपल्स में, ठीक है, A और B 1 थे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही यहाँ पे टर्म होएगा, ठीक है, 2NO था, ठीक है, तो उसमें X क्या था, 2। ठीक है, X क्या था, 2, तो यहां से हमारे पास ऑर्डर क्या जाता, 2। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास CHCl3 वाला भी था, CHCl3 वाला एग्जाम्पल था, तो CHCl3 वाले में आपकी इक्वेशन क्या बन रही थी, A और B की वैल्यूज क्या आ रही थी, CHCl3 वाले में वैल्यूज आ रही थी A और B की वैल्यूज थी आपकी 1 and 1, लेकिन X और Y की वैल्यू थी 1 and 1/2। ठीक है, तो X एंड Y क्या बनता, 1 + 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, ऐसे ही जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है दैट कुड हैव वैल्यूज 0, 1, 2, 3 और इवन अ फ्रैक्शन। ठीक है, हम उसको बोलेंगे कैसे कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज 0, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज 1, 2, 3 और फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन 1 है तो इसका मतलब यहां पर हाफ हो सकता है, या तो यहां पर 1 यहां पर 0 हो सकता है, कैसे भी करके वो 1 बन रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, भले ही वो 2 हो, भले ही वो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन में 5/6 क्यों ना हो, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K टाइम्स रेज टू पावर 5/6, स्टिल द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मान लीजिए अगर
ऑर्डर जीरो हो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, जब एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा तो ये टर्म्स तो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। के क्या है? रेट कांस्टेंट है, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कहीं नहीं है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन रेफर्स टू नो डिपेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट्स ए एंड बी की क्या कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन में। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जिसके रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम यहां पर आ रहे थे, इससे एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए हमको इक्वेशन दी हुई है, रेट इक्वल्स टू के टाइम्स ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 1/2। तो ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। इसको क्या हम बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या है? रेट इक्वल्स टू के टाइम्स ए रेज टू पावर 3/2 बी रेज टू पावर -1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आ रहा होता तो हम बोलते सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, 0 आ रहा होता तो बोलते जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, वो केमिकल रिएक्शन उस ऑर्डर की होगी। ठीक है, अब ये एक्स और वाई ए और बी के बराबर क्यों नहीं है? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ रहा है। हमारे पास इक्वेशन होने के बावजूद हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन नहीं लिख पा रहे, कितनी समस्या वाली बात है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमको नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में नहीं बता रही। तो इक्वेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा तो बिल्कुल भी रेयर होता है कि ए और बी आए सॉल्यूशन में, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ और डायरेक्टली सी और डी बन गया। ऐसा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केमिकल रिएक्शंस में होता है। ठीक है, कि हमने एक सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे थे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो डायरेक्टली सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट एग्जांपल्स में होता है। यूजुअली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, जैसे ए एंड बी से रिएक्शन होके कोई दूसरा एक प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट कुछ बना। ठीक है, फिर उस इंटरमीडिएट में फर्दर रिएक्शन हुआ, उससे एक और इंटरमीडिएट बना, उसके बाद वो इंटरमीडिएट से फाइनली सी और डी बना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आलू है, लेस की कंपनी है, डायरेक्टली आलू के चिप्स तो पैकेट में बनेंगे नहीं, पहले आलू को है छिलेंगे तो एक इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद उसके स्लाइसेस होंगे, फिर एक इंटरमीडिएट बना, फिर वो डीप फ्राई होंगे, फिर वो एक इंटरमीडिएट बना, फिर जब उसमें मसाला लग जाएगा तो फाइनल वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कई सारे स्टेप्स हैं। तो एक इक्वेशन आलू इक्वल्स टू लेस चिप्स ऐसा डायरेक्टली होता नहीं है। ठीक है, इस करके ये ए और बी डायरेक्टली एक्स एंड वाई सेम नहीं होते। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मोर देन वन स्टेप्स में उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनको हम फर्दर अभी देखते हैं जब हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में आएंगे। ठीक है, नाउ बिफोर डिस्कशन ऑफ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 मार्क क्वेश्चंस में दिखेगा। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, या सिंपली आपको रेट कांस्टेंट के दिया जाएगा, उससे आपको पूछा जाएगा कि आप ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम 1 मिनट में देख लेते हैं क्या है। हमको पता है कि रेट क्या होता है, के टाइम्स ए की पावर एक्स प्लस टाइम्स बी की पावर वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या है? ऑर्डर। के इक्वल्स टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। तो के के लिए हम सॉल्व करेंगे। रेट क्या होता है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज का रेट है, डिवाइडेड बाय ए क्या है? मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी रेज टू पावर एक्स, और बी क्या है? मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये सब हमने सबके डायमेंशंस लिख दिए। ठीक है, आपने क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस में किया होगा। तो के के डायमेंशंस क्या आ गए? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल्स पर लीटर।
रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, इंडाइसेस ऐड हो गई। अब एक्स प्लस वाई क्या निकल आया? ऑर्डर। इसका मतलब जो इसकी यूनिट रहेगी दैट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लीजिए ऑर्डर 0 है, ठीक है, इसका मतलब x प्लस वाई 0 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 हो गया। तो k की यूनिट क्या बची? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर ऑर्डर 1 हो गया तो यहां पर क्या आएगा? मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1। तो ऊपर भी मोल्स पर लीटर है, नीचे भी मोल्स पर लीटर है, वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। मोल्स पर लीटर कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? सेकेंड इनवर्स। फिर अगर ऑर्डर 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा? मोल पर लीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। तो 1 मोल्स पर लीटर डिनोमिनेटर में बचेगा, तो वो क्या आ जाएगा? लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे चला जाएगा, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर ऑर्डर 3 हो जाएगा तो अब की बार 2 मोल्स एंड 2 लीटर्स बचेंगे नीचे। 1 मोल्स पर लीटर खत्म हो जाएगा क्यूब से, तो 2 लीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, देन मोल रेज टू पावर -2 सेकेंड रेज टू पावर -1। ठीक है, ये रहेगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ विल मूव टू द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन विद मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको ये नहीं पता चलता कि बीच में कंसर्न्ड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, इंटरमीडिएट स्टेप्स कितने हैं, ये नहीं बताती बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही इक्वेशन है, या मतलब एक ही स्टेप में सारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, या मान लीजिए एक से ज्यादा स्टेप्स अगर लग रहे हैं रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट होने में, इंटरमीडिएट स्टेप्स आ रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था आलू से चिप्स बनाने के लिए, तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हमें बेसिकली पता कैसे चलेगा कि स्टेप एक है कि कई सारे स्टेप्स हैं? ठीक है, वो हमको पता चलेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन देख के। ठीक है, तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है तो उससे मॉलिक्यूलरिटी से हमको बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन के बारे में पता चलेगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कितने इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्या एक ही बार में ये पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या धीरे धीरे बीच बीच में इंटरमीडिएट्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमको पता चलेगा नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, अगर एक ही स्टेप होएगा तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर मोर देन 1 होएगा तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction। इस डेफिनेशन का बहुत ही खास सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसको समझते हैं। वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में जितने नंबर ऑफ एटम्स और आयंस कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पर, सो एज टू फॉर्मेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहां पर यह है यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही एटम है या एक ही मॉलिक्यूल है जिससे हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो एक ही मॉलिक्यूलर है तो यूनिमॉलिक्यूलर, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1। बायमॉलिक्यूलर क्या होगा? जहां पर 2 मॉलिक्यूल, क्या सिर्फ 2 पता चल रहा है? 2HI। ठीक है, 2HI 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से हमको प्रोडक्ट्स मिल रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब ये सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप से रिएक्शन हो जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक बार में एक ही जो मॉलिक्यूल है उससे हमको प्रोडक्ट मिल जा रहा है। बायमॉलिक्यूलर में क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं सेम एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पर, और हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर में क्या होएगा? यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 मॉलिक्यूल्स एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर आके कोलाइड कर रहे हैं और उससे हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3। अब ये ऐसा होना
जैसे जैसे मॉलिकुलैरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी घटती चली जाएगी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वाली साइड पर कितने मॉलिक्यूल्स एक बार में कोलाइड करे सेम स्पॉट पे, ठीक है, साइमल्टेनियसली, सो एज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, सो एज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो एक मॉलिक्यूल का तो चलता है, 2 मॉलिक्यूल्स में चलो आपस में आके टकराए और प्रोडक्ट बन गया। 3 मॉलिक्यूल्स में अब हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि 2 नाइट्रोजन आए और 1 ऑक्सीजन आए, एक ही जगह पे कोलाइड करे तब प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड आए और 2 ऑक्सीजन आ जाए तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 और ये 1 आएगा तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड आए और 2 ऑक्सीजन आ जाए तो प्रोडक्ट बन जाए। तो जैसे जैसे मॉलिकुलैरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोलिजन की इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी घटती जाती है, ठीक है। सो आफ्टर 3 या मोर देन 3 द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन इज वेरी लो। तो हमको पता चलता है कि जैसे ही अगर मान लीजिए ट्राइमॉलिक्यूलर के ऊपर अगर मॉलिकुलैरिटी बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब उसमें एक स्टेप से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एक स्टेप में पॉसिबल है, ये भी एक स्टेप में पॉसिबल है, ये भी एक स्टेप में पॉसिबल है काफी हद तक। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखें विद मोर देन 1 स्टेप, जैसे कि ये KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4, तो इसकी हमको मॉलिकुलैरिटी क्या दिख रही है, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10। तो इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या है, 10। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट पर साइमल्टेनियसली आकर रिएक्ट करे, कोलाइड करे, सो एज टू गिव दिस प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही रेयर है। इसका मतलब यह है कि ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, इसमें बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे जिसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमको ऐसे नहीं पता चलता। अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि एक ही बार में ये सारे हमने एक टम्बलर में मिलाया, बीकर में मिलाया और हमको ये आंसर मिल गया। तो ऐसा नहीं होता, इसमें इंटरमीडिएट्स लगते हैं। इंटरमीडिएट्स हमको कैसे पता चले, मॉलिकुलैरिटी से, बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं, ठीक है। सो इसको और फर्दर देखते हैं। अब हम बात करेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल स्टेप होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मोर देन 1 स्टेप होता है, ठीक है। अगर हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ये एरो के ऊपर जो भी लिखा होता है इसको हम कैसे रीड करते हैं वो हम देखते हैं। एरो के ऊपर हमने लिखा है आयोडाइड आयन, तो ये आयोडाइड आयन क्या है, कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। और मीडियम ऑफ द रिएक्शन क्या है, एल्केलाइन, ठीक है। मीडियम क्या हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है या तो बेसिक हो सकता है। बेसिक मीडियम को हम एल्केलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आयोडाइड आयन जो है वो कैटालिस्ट है और एल्केलाइन मीडियम इसका सॉल्यूशन का मीडियम है विच फैसिलिटेट्स दिस रिएक्शन। तो अगर हम इस इक्वेशन से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन टाइम माइनस 1/2, ये हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। या अगर रेट लॉ से लिखेंगे, रेट लॉ से अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, H2O2 टाइम्स I माइनस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, x और y, ठीक है। ये हमको x और y हमेशा हमको पता है कि x और y ऑर्डर कहलाता है, x प्लस y ऑर्डर होता है, और x और y की वैल्यू हमेशा हमको क्या आती है विद दी x एंड y की वैल्यूज हमें हमेशा विद एक्सपेरिमेंट्स आती है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट करते तो हमको x और y पता चलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसका हमको इक्वेशन जो आई है, k टाइम्स इट इज द रेट कांस्टेंट टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड आयन, ठीक है। तो इसमें क्या आ रही है, 1 + 1, ठीक है। जबकि हमारी इक्वेशन में जब हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी क्या दिख रही है, 2,
एंड दैट मॉलिक्युलरिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 2 आ रही है, लेकिन ऑर्डर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स किस किस के दिख रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड। ठीक है, यहां पर आयोडाइड की बात नहीं हो रही, या अगर आयोडाइड लिखते तो अलग से लिखते कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड आयन। ठीक है, इसका मतलब जो मॉलिक्युलरिटी है और जो ऑर्डर है उसमें डिफरेंस आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये स्टेप्स वाला रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। समझ में आया कैसे? यहां पर हमको दिख रहा है कि ऑर्डर 2 है, लेकिन यहां पर हमको जो मॉलिक्युलरिटी है वो कैसे आ रही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड आयन। तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, क्योंकि कैटालिस्ट होएगा तब जाके तो रिएक्शन होगा, तो उसका आयोडाइड आयन का एटम तो काउंट करना ही पड़ेगा। इन तीनों का एक साथ कोलिजन होगा तो हमको ये मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस इन मॉलिक्युलरिटी आ रहा है। मॉलिक्युलरिटी से हमको पता चला में डिफरेंस और ऑर्डर में डिफरेंस से हमको पता चला कि ये स्टेप्स रिएक्शन। इसके 2 स्टेप्स है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस आयोडाइड आयन गिव्स H2O प्लस आयोडाइड ऑक्साइड माइनस। ठीक है, अब ये एरो के ऊपर स्लो और ये फास्ट लिखा हुआ है, इसका मैं मीनिंग बताता हूं। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, और जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनने में टाइम कम लगता है। तो ये फास्ट हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। इसका मतलब जब भी आप ये रिएक्शन करेंगे तो मोस्टली आपको हो सकता है यही वाली इक्वेशन नजर आ रही होगी, आप यही वाला फेज देख रहे होंगे, बिकॉज जैसे ये वाला प्रोडक्ट बनता है तो तुरंत वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये बीच का, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट। तो इंटरमीडिएट स्टेट तो आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट से ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जल्दी से बन जा रहा है, और रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने में टाइम लग रहा है। तो बेसिकली जैसे इंटरमीडिएट बनता है वो तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन टाइम लग रहा है इंटरमीडिएट बनने में। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होएगा वो बेसिकली कहलाएगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अगर जो भी सबसे स्लोएस्ट काम होएगा, मान लीजिए आलू से आपको चिप्स बनाने, तो सबसे ज्यादा टाइम आपको लग रहा है पता चले आलू छीलने में, तो आप बेसिकली कैलकुलेशन कैसे करोगे कि भाई आलू छीलने में पूरा दिन लग जा रहा है, बाकी चिप्स बना के फ्राई करने में तो 2 घंटे लगते। तो आपका यहां पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या हुआ, आलू छीलने का जो प्रोसेस है वो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बना। ठीक है, ऐसे यहां पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बना फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहां पर ये जो दोनों इक्वेशन है, जब भी हम स्टेप्स लिखते हैं तो जो स्टेप्स होते हैं ये बायोमोलिकुलर हैं, और स्टेप्स हमेशा, जो स्टेप्स इटसेल्फ है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे। मतलब अब स्टेप के अंदर सब स्टेप ना हो, पता चले कि जो आप स्टेप लिख रहे हो वो भी अंदर भी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर भी इंटरमीडिएट बन रहे, नहीं। ये जो अब रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है ये दोनों ही बायमोलिकुलर है। जो यहां पर ट्राइमोलिकुलर दिख रही थी, अब जो इनके इंटरमीडिएट्स हमने देखे बायमोलिकुलर है। इस इक्वेशंस को देख के हमको पता चल रहा है कि जो रेट है, यहां पे हमको दिखने लग गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स दिखने लग गए। यहां से हमको दिख रहा है कि ऑर्डर कितना है, यहां से ऑर्डर दिख रहा है कि 1 + 1 2 है, और यहां से मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 + 1 2। इसका मतलब ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सेम होती है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज सेम, ठीक है, इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। एंड जो ऑर्डर ऑफ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा, और वही ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, आप ये इसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहली बात, दैट ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये पता है। नंबर 2, ऑर्डर इज एप्लीकेबल to complex as well as elementary equations, but molecularity is applicable only on elementary reaction. ठीक है, हम molecularity की यहां पर बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये complex reaction है, लेकिन हम molecularity यहां पे निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये elementary reactions है। उसके बाद order is given by the rate determining step or the slowest step.
ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप और द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड द मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप इज सेम। जो भी एलिमेंट्री इक्वेशंस होंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे, उसमें जो मॉलिक्युलैरिटी होगी और जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, और जो स्लोएस्ट स्टेप की ऑर्डर होएगा या मॉलिक्युलैरिटी होगी वो ही रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होगी या ऑर्डर होगा। ठीक है, सो दिस फिनिशेस आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, and next we would be furthering this chapter of chemical kinetics। ठीक है, starting with integrated rate equations। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हम इक्वेशन बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें बता सकते हैं msclasses39@gmail.com। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमें ज्वाइन कीजिए MS क्लासेस को। आगे के सभी लेक्चर्स के लिए हमारी सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं हमारी मेल पर हमें रिक्वेस्ट करके। ठीक है, तो उसमें आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। टिल देन स्टे बैक, रिलैक्स। जय हिंद, जय भारत।